ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल्स दे रहे हैं इस वक्त। और वीज़ा रेशो को बढ़ाया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमारे 2 स्टूडेंट के कनाडा के वीज़ा आए हैं। 5 साल का स्टडी गैप जो स्टूडेंट है उसका चांस, रिजेक्शन के बारे में एक चीज़ अपने जेहन में रखें कि रिजेक्शन कोई क्राइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और यार जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे 2 से 4 दिन ही रह गए इधर, तो यार आज मैं आया हूँ अपने कंसल्टेंट से मिलने। मैंने पहले भी वीडियोस में उनका जिक्र किया, लेकिन मैंने कहा आज तुम लोग को दिखा दूँ। इसलिए नहीं आया कि तुम लोग इन्हीं से करवाओ, इसलिए आया हूँ कि यार इनसे कुछ सवाल करूँगा जो मेरे जहन में भी और स्टूडेंट्स के जहन में भी होते हैं, जो एज अ स्टूडेंट मेरे जहन में थे। तो वो सवाल मैं इनसे करूँगा और बाकी इनसे पूछूंगा कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें उस तरह से नहीं पता जिस तरह से कंसल्टेंट को पता है। उनका रोज़मर्रा का काम है ये एम्बेसी से बात करना, यूनिवर्सिटीज़ का सारा कुछ। तो मैंने एक सवाल की लिस्ट निकाली है, तो मैं वो सवाल भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उनका एक ब्रीफ इंटरव्यू करूँगा ताकि पता चल सके कि आजकल किस कंट्री, जो मतलब कौन से हॉट कंट्रीज़ चल रहे हैं और किन कंट्रीज़ को वो डील कर रहे हैं। तो चलो चलें। अच्छा, तो अभी मैं इनके ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं आपको मिलवाता हूँ। ये हैं ताहिर भाई, जिनका आप लोगों को मैंने काफ़ी बताया। अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं उमैर भाई। जी, तो ये अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड टू सी यू। थैंक यू। और ये दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं और इधर से ही मैंने अपना वीज़ा फ़ाइल करवाया था और यहीं पे जो है मेरा वीज़ा आया था। तो अभी मैं जो हूँ इनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, कुछ इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगा। चलो शुरू करें फिर। अच्छा ताहिर भाई, अभी इस वक्त आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और जहाँ के बाकी वीज़ा मिल रहे हैं, सिर्फ इश्तिहार वाले नहीं। देखिए, जब एक स्टूडेंट पाकिस्तान से इरादा करते हैं ना बाहर जाने का, तो मेन चीज़ जिस पे वो फोकस करते हैं, जो उनको करना चाहिए, वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि उनका बजट क्या है, वो किस बजट में बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, वो जिस मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वीज़ा रेशो कैसी है, कितनी बेहतर है। और तीसरी चीज़, क्या वो मुल्क उनको फर्दर वहाँ पे मज़ीद रहने की स्टडी के बाद इजाज़त देगा, क्या उसमें पीआर लेना आसान है या मुश्किल है। तो इस इन इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये तीनों चीज़ों से आप स्टूडेंट्स को बताएं कि उनको किस मुल्क में जाना चाहिए, तो नाउ डेज स्टूडेंट अगर मास्टर्स के हैं तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो कनाडा अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका आईएलटीएस और सीजीपीए और पीटी अच्छा है। अगर दूसरा, उनके पास ऑप्शन यूके का है आजकल, और इसके अलावा स्वीडन के अंदर, फिनलैंड के अंदर एडमिशंस इस वक्त ओपन हैं सितंबर इनटेक के लिए। इन मुल्कों में स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद रहने की भी इजाज़त है इनका जो है, और उसके बाद इन मुल्कों में पीआर लेने के चांसेस भी ज़्यादा है स्टूडेंट्स के। अच्छा, आपने बजट की बात की, तो मिनिमम बजट अगर किसी ने बाहर जाना है अभी, तो उसके जहन में कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम जो बजट है, अगर एक स्टूडेंट हमें लेट्स सपोज हमें कहता है कि मैंने 1 मिलियन का बजट है मेरा, 10 लाख का, जो कि बिल्कुल एक बेसिक सा बजट है पाकिस्तान में। और नॉर्मली 10 लाख से ज़्यादा डिग्री तो पाकिस्तान में भी आपके पैसे लग जाते हैं एक डिग्री करने में। 10 लाख अगर आप बैचलर्स की डिग्री करते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। 10 लाख के बजट में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं इटली। हम किसी स्टूडेंट को इटली भेज सकते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में 5 से 6 लाख 7 लाख के बजट में, जो कि बड़ा अच्छा मुल्क है। शेंजन वीज़ा है, यूरोप में है, शेंजन है, यूरोस की करेंसी है, पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त है। कल को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा सकते हैं फॉर द पीआर। इट्स अ वेरी गुड कंट्री। आप इंटरमीडिएट पास हैं, आप जा सकते हैं। आप बैचलर्स पास हैं, आप मास्टर्स में जा सकते हैं। सो आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अच्छा मुल्क है अगर 1 मिलियन का बजट है। अगर एक के बाद स्टूडेंट कहता है कि मेरा बजट 2 मिलियन का है, तो 2 मिलियन के बजट के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं हंगरी को, और हम लोग सजेस्ट करते हैं ऑस्ट्रिया को। उसमें एक स्टूडेंट 2 मिलियन के बजट के साथ जा सकता है। जैसे ही उसका बजट 2 से 3 मिलियन पे लाई करेगा, तो उसकी रेंज में आप यूं समझ लीजिए कि यूके भी आ गया, उसकी रेंज में लिथुआनिया भी आ गया, और उसकी रेंज में यूएस भी आ गया। बट यूएस में उसको वहां जाके फीस पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से हम उनको $4,000 $3,000 फीस पे करवा के I-20 लेके भिजवा देंगे, बट रिमेनिंग फीस उनको वहां जाके पे करनी पड़ेगी। तो 3 मिलियन, अगर बजट इससे भी ऊपर है तो फिर आप तमाम मुल्कों में जा सकते हैं। 4 मिलियन के बजट में आप कनाडा भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं, और आप फिनलैंड भी जा सकते हैं, और भी तमाम मुल्कों में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने इंटरमीडिएट का जिक्र किया, तो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैट्रिक के बाद हम बाहर जा सकते हैं, तो बताएं। मैट्रिक के बाद स्टूडेंट के पास एक दो रास्ते हैं।
लेकिन हम मैट्रिक के स्टूडेंट को बिल्कुल भी डील नहीं करते, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट को किसी भी कंसल्टेंट का बाहर भेजने का मकसद सिर्फ ये है कि उस कंसल्टेंट को पैसे मिल जाएं। वो कभी भी स्टूडेंट की के फायदा नहीं चाह रहा। अगर एक स्टूडेंट का आपको फायदा करना है तो बेहतर है कि आप उसको इंटर करने दें कम से कम, ताकि उसको नो हाउ हो, वो बाहर जा सके, अपने आप को सेटल कर सके। मैट्रिक के स्टूडेंट को अगर आप भेज भी देते हैं बाहर तो वो परेशान रहेगा। वो बहुत छोटी उम्र में लोग मैट्रिक कर देते हैं, 15-16 साल में। सो हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट को डील नहीं करते, ऑल्दो कि वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द मैट्रिक स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं हमारे पास रशिया में, हमारे पास MBBS प्रोग्राम्स हैं चाइना के अंदर, जिसमें पाकिस्तान से जो MD कैट के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं हो सका, उनको हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं PMDC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में इन चाइना। तो हमारे पास एक जो है ना वो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं चाइना के अंदर फॉर MBBS। और कुछ लोग समझते हैं कि चाइना में जो MBBS है वो एक्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चाइना की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ PMDC ने अप्रूव की हुई हैं। अगर आपके पास वहाँ का बजट होता है तो आप वहाँ की डिग्री पाकिस्तान लेकर आएँ, प्रैक्टिस करें एंड आप डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर कहलाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आइल्स करना क्या है, सबके लिए ज़रूरी है या कुछ आसान तरीके भी हैं? देखिए, आइल्स अगर एक स्टूडेंट करता है तो उसको फ़ायदा तो ये है कि उसकी रेंज में तमाम कंट्रीज़ और तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। फिर स्टूडेंट अपनी मर्जी से, अगर स्टूडेंट एक चूजी है, वो कहे कि मैंने UK जाना है बट मैंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है और मुझे स्कॉलरशिप भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, वो मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को तो आइल्स करना पड़ेगा। बट अगर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है कि मुझे किसी अच्छे मुल्क में जाना है, विदाउट आइल्स जाना है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मुझे मास्टर्स करना है मेरी रिलेटेड डिग्री के अंदर, तो इन दैट केस हम उसको यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, इवन के UK की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेस्ड ऑन MOI लेटर, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं, हम लोग बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर वो इंटर पास है तो फिर वो UK नहीं जा सकते, फिर यूरोप के अंदर भेज सकते हैं। अगर उन्होंने बैचलर्स किया है देन वो UK भी जा सकते हैं, यूरोप भी जा सकते हैं, इवन कि अमेरिका के अंदर भी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट है वो आइल्स के बगैर जा सकते हैं। और अगर कोई शख्स आइल्स नहीं करना चाह रहा, हम आजकल बार बार हर स्टूडेंट को ये कह रहे हैं कि आप डुओलिंगो कर लें, आप टॉफिल होम बेस कर लें, आप PTE एकेडमिक कर लें, आप कोई ऐसा टेस्ट कर लें जो कि ऑनलाइन हो, आप घर बैठ के दे सकें। अगर आप आइल्स नहीं देना चाहते या वो महंगा है तो आप उसके अलावा कोई और टेस्ट कर लें। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर आप जर्मनी, हंगरी, इन मुल्कों में हम आपको जो अच्छे मुल्क हैं, शेंजन है, वहाँ प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि इंटरमीडिएट में अगर किसी के कम मार्क्स हैं, जैसे 40% है, 50% है, तो उनके लिए क्या है चांसेस जाने के बाहर? अगर किसी के इंटरमीडिएट में 60% से कम मार्क्स हैं तो वो अगर तो आइल्स करते हैं तो फिर तो वो UK भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक सेट क्राइटेरिया है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 60% से कम हैं तो उसको फाउंडेशन में एडमिशन मिलेगा। फाउंडेशन में 1 साल पढ़ने के बाद आप उसी इंस्टीट्यूट में, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए अपनी बैचलर की डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं। सो फाउंडेशन एक लो मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो फाउंडेशन से अपना स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन और फिर आगे फर्दर वो उसी जगह पर डिग्री में एनरोल हो। अच्छा, तो फाउंडेशन करके टोटल जो टाइम है डिग्री का, 4 इयर्स होगा या 5 इयर्स? बिल्कुल 4 इयर्स होगा जी। अब बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि उनका कि आपको फाउंडेशन के अंदर 5 साल पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन पढ़ के उस साल को ऐड करके भी आपकी 4 साल में ऑनर्स की डिग्री बाहर के मुल्क में कंप्लीट हो जाती है। फाउंडेशन प्लस 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स, ये मिलके आपको 4 साल की डिग्री मिल जाती है। और नॉर्मली भी मेरे ख्याल 4 साल की है। नॉर्मली 3 साल की भी अवेलेबल है, 4 साल की भी अवेलेबल है, बट अगर आपको फाउंडेशन लगेगा तो फिर 3 साल की पॉसिबल नहीं है, फिर आपको 4 साल ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर अभी किसी ने इंटर के बाद कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी किसी ने इंटर के बाद कनाडा के लिए अप्लाई करना है, हम लोगों, मैं उसको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आप पूरे साल की फीस प्लस GIC भर सकते हैं। GIC पूरे साल की फीस $15-20 हज़ार है, GIC तकरीबन $22,000 है। अगर आप ये पे कर सकते हैं देन चांसेस ऑफ वीज़ा विल बी 80%, देन हम आपका प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज 50-60% फीस पर और GIC के बगैर बैंक स्टेटमेंट्स पर कनाडा इस वक्त वीज़ाज नहीं दे रहा, उनका मूड नहीं है वीज़ा देने का, सो फ़ायदा उसमें नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप इस वक्त कौन कौन से कंट्रीज को डील कर रहे हैं जो आपके मेन है? ओके, हम लोग इस वक्त डील कर रहे हैं यूके को, फिनलैंड को, हम लोग इस वक्त डील कर रहे हैं लिथुआनिया को, हंगरी को, जर्मनी को, और फ्री एजुकेशन को जर्मनी की, इटली की फ्री एजुकेशन को, ऑस्ट्रिया को हम लोग डील कर रहे हैं, चाइना में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को हम लोग डील कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्वीडन को डील कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को भी डील कर रहे हैं। बट जो अच्छे प्रोफाइल है, वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट और वीज़ा रेशो। अगर एक कंट्री में आपकी एलिजिबिलिटी 60% से कम है या चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा 60% से कम है, तो हमारी तरफ से जवाब है हम आपका केस प्रोसीड नहीं करेंगे। हम प्रोसीड तभी करेंगे जब आपके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा लेने के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने आपके थ्रू अपना, अगर वीज़ा फाइल नहीं भी कराना है, गलत चीज़, अगर किसी ने अपना बेसिक जो है ओवरऑल जानना चाहता है अपने बारे में कि मैं किस कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे क्या बजट चाहिए, मैंने ये किया हुआ, मैंने स्टडी गैप इतना है, तो आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? आजकल स्टूडेंट हमसे रब्ता करते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है, या तो आप एक वॉइस मैसेज में कंप्लीट अपनी डिटेल्स बताएं। स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं ना अपनी डिटेल्स, वो कहते हैं मैंने एफएससी की हुई है, बस दैट्स इट, एक मैसेज आता है। या आप अपनी सीवी भेजें। अगर लेट्स सपोज आपने एफएससी किया है तो हमें पासिंग ईयर बताएं, परसेंटेज बताएं, आपने आइल्स किया है या नहीं किया, और अपना बजट बताएं। ठीक है। अगर आपने बैचलर्स किया है तो अपना सीजीपीए, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, बजट और आइल्स किया या नहीं किया वो बताएं, और अपनी डिजायर्ड कंट्री भी बता दें। और अगर आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ अप्लाई करवाएं, तो डिजायर्ड कंट्री ना बताएं, बाकी सारी डिटेल्स बताएं, हम आपको खुद ही बता देंगे कि आपको कहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये भी बताएं कि आपसे अपना केस फाइल करवाने के लिए आपके ऑफिस फिजिकली आना ज़रूरी है, ऑनलाइन भी आप कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी फिजिकली आना जरूरी नहीं है। हम लोग पिछले 4 साल से यहाँ पर हमारा ऑफिस है। इससे पहले हमारा ऑफिस एक और जगह पे था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाहर हमारा जो है वो बोर्ड एडवर्टीजमेंट प्रॉपर हम लोगों ने की हुई है, और हम लोग डीएचए के अंदर फेज 1 में बैठे हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आउट ऑफ सिटी से रेफरेंस के साथ आना उसके लिए मुश्किल है, तो उससे बेहतर है कि वो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में भेजें, ठीक है, और अपना केस घर बैठ के स्टार्ट करवाएं, और फिर जब भी उनका लाहौर में विजिट हो वो हमारे पास लाजमी विजिट करें। जरूरी नहीं है हमारे पास आना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैं वो भी आपसे पूछता हूँ, उसकी मैंने एक शॉर्ट लिस्ट की हुई है। अच्छा, इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि सबसे ओवर हाइप जो कंट्री है जो वीज़ा देने में तंग कर रहा है, वो कौन सा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ जाना भी चाह रहे हैं और वीज़ा नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल्स दे रहे हैं इस वक्त। और आपके मुताबिक रिफ्यूजल्स की क्या रीज़न है, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, नॉर्मली तौर पर एक कंट्री जब वीज़ा देना चाहती है, जब कनाडा वीज़ा दे रहा था और पाकिस्तान और बाकी और सारे मुल्क एसटीएस में शामिल थे, तो हमने देखा कि अगर इंटर के बाद 3 साल का भी गैप है तो उसको वीज़ा मिल गया। आजकल हम देख रहे हैं कि इंटर के बाद स्टूडेंट के 80% मार्क्स हैं, कोई गैप नहीं है, प्रॉपर पीटीई और आइल्स है, फिर भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोग ये नतीजा अखज़ करते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को लेने की, वो बड़ी क्लियर उनको इंस्ट्रक्शंस है एम्बेसी से कि अगर पहले उन्होंने साल का 1 लाख स्टूडेंट लेना था, तो अब साल का 15-20 हज़ार लेना है। सो उनकी एम्बेसी ने ही उनको बाउंड कर दिया कि आपने स्टूडेंट इस हिसाब से लेने हैं। इन माय ओपिनियन ये उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और वीज़ा रेशो को बढ़ाया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमारे 2 स्टूडेंट के कनाडा के वीज़ा आए हैं। बढ़ाया इस तरह जा सकता है कि अगर आप पूरे साल की फीस विद जीआईसी पे कर सकते हैं और प्रॉपर अपने बिजनेस प्रूफ लगा सकते हैं, तो आप वीज़ा फाइल करें। देन वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी एम्बेसी में जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी होगी, आपके बैंक को कॉल करेंगे, पाकिस्तान में ईमेल करेंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होती है, आपका जीआईसी है, आपकी पूरे साल की फीस है, आपका बिजनेस जेन्युइन है, तो फिर वो आपको वीज़ा दे देंगे। सो ऐसे मुल्कों में अप्लाई पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सिर्फ वो एप्लीकेंट्स अप्लाई करें जिनकी प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, फिर वो अप्लाई करें। ऐसा स्टूडेंट जो 50-60% फीस के साथ 1-2 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट के साथ इन मुल्कों में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ होगा, फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर किसी स्टूडेंट ने अपने लिए कोई कोर्स चूज़ करना है प्रॉपर यूनिवर्सिटी, तो वो किस तरह से देखें, किस तरह से चूज़ करें? अगर तो आपने मतलब, एक तो कुछ स्टूडेंट तो बड़ी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करके आते हैं, और जब वो रिसर्च करके आते हैं तो हमें भी उनसे बात करते हुए बेहतर लगता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी कोई कोर्स या कोई यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी सिलेक्ट करके आते हैं हमारे पास कि मैंने एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स में जाना है,
उनके लिए तो ज़्यादा बेहतर यह है कि वो जो पोर्टल है बैचलर्स पोर्टल या मास्टर्स पोर्टल उसको यूज़ करें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को यूज़ करें कि उनकी करंट इनटेक के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर वो पढ़ के आए उसको कि अगर 6.5 आइल्स है तो होना चाहिए 6.5 उनके पास, फिर ही वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट हमारे पर छोड़ते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल आप बताएं कि क्या हम इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो फिर उसमें सिंपल है, हम उनकी प्रोफाइल को देखेंगे, जो बेस्ट होगा उनके लिए वो उनको सजेस्ट करेंगे और उस पर उनको फीस वगैरह और यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्राइटेरिया हर चीज़ बताएंगे और उनका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और अगर उसके अलावा किसी स्टूडेंट का प्लान है आगे सेटलमेंट का, तो आप उसको कौन सी कंट्री रेकमेंड करेंगे एज ए स्टूडेंट? अगर तो आपका सेटलमेंट का प्लान है, आई विल रिकमेंड यू जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा और आई विल रिकमेंड यू, हाँ दीज 4 कंट्रीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। यूके में अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो इन दैट केस आप यूके में भी अपने सेटल हो सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म है कि आपके पास स्किल्स अच्छे हैं और आप कल को कोई वर्क परमिट ले सकते हैं वहाँ पर, तो यूके भी अच्छा मुल्क है, यूके बुरा मुल्क नहीं है उस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि 5 साल का अगर किसी का स्टडी गैप है तो उसका कोई चांस है कहीं जाने का? हाँ जी, 5 साल का स्टडी गैप जो स्टूडेंट है उसका चांस है जर्मनी जाने का, 5 साल के स्टडी गैप वाले का चांस है हंगरी में अप्लाई करने का, साइप्रस में अप्लाई करने का, चाइना में अप्लाई करने का। हमारे पास ऑप्शंस तमाम बच्चों के लिए है, लेकिन एक चीज़ जो कि हम वाज़े तौर पे हर स्टूडेंट को बताते हैं, मैं कंसल्टेंट हूँ और जो कंसल्टेंट आपको ये कहते हैं ना कि मैं वीज़ा लेकर दूंगा, वो आपसे झूठ बोलते हैं। आपकी 5 साल के गैप वाले स्टूडेंट की प्रोफाइल लो है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी प्रोफाइल ख़राब है, लो है, उसकी प्रोफाइल में कमी है, एक स्टडी गैप है। कुछ स्टूडेंट आते हैं जी मैं 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेता हूँ, पाकिस्तान में तो 15 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी बन जाएगा, वो तो मसला नहीं है। लेकिन एम्बेसी को तो ये जानना है कि आपने 5 साल पढ़ाई छोड़ी क्यों आप जॉब की तरफ चले गए, बजाय इसके अगर आप स्टडी वाले स्टूडेंट थे तो आप स्टडी करते प्रॉपर। तो इस प्रोफाइल के साथ हम जर्मनी, हंगरी, चाइना, साइप्रस पे उसको प्रोसीड तो करवा सकते हैं, लेकिन उसको ये बताकर कि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो 70% तक हैं, आप कोई इसको 90-100% तक नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी का रिजेक्शन लग गया तो आप उसका वीज़ा दूसरी दफ़ा फ़ौरन फाइल करते हैं या उसका क्या प्रोसेस है? हाँ जी बिल्कुल, रिजेक्शन के ऊपर तो सिंपल है। अगर आपका रिजेक्शन है, अगर आप कंट्री को चेंज करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो रिजेक्शन के बारे में एक चीज़ अपने जेहन में रखें कि रिजेक्शन कोई क्राइम नहीं है, रिजेक्शन कोई जुर्म नहीं है। अगर आपको रिजेक्शन लगी है जेनेरिक बेसिस के ऊपर, या पाकिस्तान की जो पिछले दिनों जो इमिग्रेशन एक्ट था ऑस्ट्रेलिया का, या आजकल कनाडा का जो रिफ्यूज़ल है कि आप पढ़ के वापस नहीं आएंगे, जेनेरिक रिफ्यूज़ल्स हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और आपको जेनेरिक रिफ्यूज़ल पर रिजेक्शन मिल गई है, आप या तो कंट्री चेंज कर लें। अगर आप फॉरेन अप्लाई करना चाहते हैं, हम लोग उस वक्त देखते हैं कि स्टूडेंट की क्या नीड है। अगर एक स्टूडेंट कहे कि मैंने कनाडा में रिफ्यूज़ल मेरा आ गया, मैंने दोबारा अप्लाई करना है, हम उसको बिल्कुल भी नहीं कहते कि आपने नहीं अप्लाई करना। हम उसकी रिफ्यूज़ल की रीजंस को देखते हैं, काउंटर करते हैं, उन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, कुछ इजाफी प्रूफ्स अटैच करते हैं और फिर एम्बेसी को दोबारा वीज़ा फाइल कर देते हैं। और अगर वो कंट्री चेंज करना चाहे तो फिर उस कंट्री में उनका रिफंड मंगवा के फिर उनको दूसरी कंट्री में शिफ्ट करके वहाँ से फिर उनका जो है ना प्रोसीड करवा देते हैं। अच्छा, वीज़ा रिजेक्शन से आपकी प्रोफाइल में कोई ख़राबी, कोई कमी, कुछ इस तरह से इशू तो नहीं आता कि किसी कोई वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है पहले? मेरी नज़र में वीज़ा रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद बहुत सारी एम्बेसीज कंसिडर भी नहीं करती। वीज़ा रिजेक्शन इज जस्ट अ सिंपल थिंग कि आपने एक मुल्क में कहा कि मुझे आपका वीज़ा चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं देंगे। इससे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ल फोर्ज डॉक्यूमेंट, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर है और वो एम्बेसी लिख देती है, देन इट इज़ अ क्राइम। इमिग्रेशन की लैंग्वेज में इसको जुर्म बोलते हैं और ये क्राइम है। और इस तरह का जो स्टूडेंट है ना वो खतरे में है, बिकॉज वो आगे उसको सारी ज़िंदगी जस्टिफाई करता रहेगा कि उसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और एम्बेसी ने गलत दिखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी दी हुई बैंक स्टेटमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, हर चीज़ खुद जेन्युइन होनी चाहिए। हम खुद से कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते, हम बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाते, हम कोई काम नहीं करते, हम स्टूडेंट की ट्यूशन फी नहीं पे करते। स्टूडेंट अपनी ट्यूशन फी खुद पे करता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद अरेंज करता है। हम कंसल्टेंट हैं, हम प्योरली कंसल्टेंट के तौर पे वर्क करते हैं। हम लोग स्टूडेंट को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते और डॉक्यूमेंट की तमाम जेन्युइन होने की जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट के ऊपर होती है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, एक और सवाल जी। आपसे ये कि अगर कोई एक स्टूडेंट है इस वक्त जिसके पास सिर्फ एक चांस है और उसने उसी आखिरी बॉल पे एक छक्का मारना है, ओके। उसको क्या करना चाहिए कि उसका वीज़ा भी लगे और उसे किसी किस्म का भी हासिल ना, मतलब 100% होने वाला काम? देखिए, अगर 100% किसी पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर बेहतर है कि वो उन मुल्कों की तरफ जाए जहाँ पे वीज़ा लाजमी लगेगा उसका। ठीक है, वो मुल्क जो कि वीज़ा रेशो के हवाले से बहुत अच्छे हैं, उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूके बहुत अच्छा है, जर्मनी का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, लिथुआनिया का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, फिनलैंड का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, माल्टा का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। इन मुल्कों में फिर वो स्टूडेंट अपने आप को रिस्क में ना डाले। ये ना करे कि वो किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई कर ले जिस मुल्क ने ऑलरेडी वीज़ा ना देने का सोचा हो, या जिस मुल्क ने बहुत अच्छी प्रोफाइल को लेना है, ठीक है, और वो स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी नहीं है। फिर ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो कंसल्टेंट पे यकीन करे कि जी आप इस मुल्क में जाएं, यहाँ पर आपका वीज़ा लग जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। चलें ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। और अगर किसी वेलकम, ने वेलकम। आपसे अपना केस फाइल करवाना है तो आप अपना नंबर भी बता दें। जी। और लोकेशन आपने बता दी है, जी ब्लॉक DHA फेज़ 1 लाहौर में ही होते हैं। और अगर आप लाहौर के बाहर से भी कहीं से, सिंध से हैं, कराची, पेशावर, कहीं से भी हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, तो आपका केस तब भी देख लेंगे। क्योंकि फ़िज़िकल फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ PDF फॉर्म में चाहिए, तो आपको ये सारा गाइड कर देंगे। तो आप अपना नंबर बता दें। जी, मेरा जो नंबर है वो है 0355 0655 099। ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप अगर असेसमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी CV भेजें या एक कंप्लीट वॉइस मैसेज करें, हम आपको अपने ऑफिस का एड्रेस भी भेज देंगे। आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, आप ऑफिस भी विजिट करें। और हमारे पास हमें किसी का भी केस लेने की कोई जल्दी या कोई लालच नहीं है। अगर आपका एक्चुअल में काम होता होगा तो हम आपको बताएंगे, अगर आपका काम नहीं होता होगा हम आपको इनकार कर देंगे। थैंक यू सो बिल्कुल मच। ठीक है ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यार ये थे वो तमाम तर सवालात और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे जहन में थी अपने स्टूडेंट टाइम पे। अभी भी स्टूडेंट टाइम में हूँ, लेकिन जब मैं वीज़ा वगैरह फ़ाइल करवा रहा था तब। और मुझे इंस्टाग्राम पे जो लोगों के DMs आते हैं ना, 99% इसी तरह के सवाल होते हैं। तो मैंने आज एक वीडियो में सारे क्लियर कट कर दिए हैं, ताकि आगे अगर कोई अपना वीज़ा फ़ाइल करना चाह रहा है, बाहर पढ़ना चाह रहा है, ब्राइट फ्यूचर के लिए जाना चाह रहा है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाए। बाकी आपने उनकी जो है डिटेल्स वगैरह सुन ली है। नंबर अगर आप उनसे अपना वीज़ा फ़ाइल करवाना चाहें, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है। एक बंदा अच्छा है, मेरी उसके साथ फैमिली टाइप बॉन्डिंग भी है, और उसके अलावा बातों से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यार सियाना बंदा, 2 नंबरी नहीं है। मतलब इस काम में मुझे जितना आइडिया ना, बहुत 2 नंबरी है। लोगों को ये है कि यार हम बस अपना पेट भरें, लेकिन ये बंदा वाकई सिंसियरली काम कर रहा है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से मिलवाया है, क्योंकि मेरे पे भी एक ज़िम्मेदारी थी। आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी ऑडियंस हैं, तो मैं आप तक ठीक चीज़ को पहुँचाऊँ, और वो मेरा फ़र्ज़ था, ये मैंने कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 2 दिन बाद आपका भाई वापस जा रहा है कनाडा। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं मिलूँगा कनाडा में बर्फ़बारी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।